हम जब खेती की बातचीत करते हैं सर, तो जैसा कहा जाता है अमूमन कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ जो कृषकों की जो समस्याएं हैं वो बड़ी गहरी समस्याएं हैं, और खेती की मैंने जो समस्या है वो भी बड़ी गहरी है। इसका कैसे निदान करना चाहिए? सरकारी हस्तक्षेप और सरकारी योजनाएं कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए कि कृषि को बढ़ावा भी मिले, और जो मैंने खेतीहर जो जो किसान हैं और जो गरीबी के कारण मजदूरी की तरफ जा रहे हैं, दरअसल उनको कृषि से ही मुनाफा हो, ऐसी कौन सी सरकारी नीतियां हैं जिनके मोटिवेशन के कारण जो है वो किसानों का भला होना शुरू हो? देखिए, ऐसा है कि कृषि की एक खास स्पेशल पोजीशन है। जैसे इंडस्ट्री होती है, बड़ी इंडस्ट्री, वो खुद अपना दाम निर्धारित करती है, जितना उसका लागत आता है उसके हिसाब से वो कर लेती है। लेकिन कृषि में तो करोड़ों किसान हैं, तो वहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं चलती है ना। तो इसलिए उनको मार्केट में जो दाम मिलता है उसी के हिसाब से होता है। मार्केट में अगर डिमांड कमज़ोर है तो फिर उनका दाम गिर जाएगा। तो इसलिए फिर किसानों को उनको स्टेबलाइज करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, और गरीब आदमी जो कृषि के बाहर है उसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ढांचा 1960s से 1960 के दशक से ये ऐसा ढांचा तैयार हुआ है। ये ऐसा उसमें क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कृषि का ना, वो उसके आधार पे जो कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की जो वो है वो निर्धारित करती है कि क्या हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर सकते हैं। पर वो भी एक पॉलिटिकल चीज़ हो जाती है उसमें कि हम क्या क्या उनके जो लागत है उसको काउंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो पूरी लागत को काउंट करना चाहिए। जैसे कि बिजनेस है, वो पूरी अपनी लागत जो होती है, जो अपना लेबर भी होता है, जो परिवार का होता है, जो कैपिटल होता है, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे वो नहीं होता है। तो इसलिए किसानी ना एक घाटे का सौदा, बहुत सारे किसान कहते हैं ये तो घाटे का सौदा है, हमारी तो लागत भी पूरी तरह से नहीं निकल पाती है। तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप के लिए जो भी उपज है, तो कहना है मैंने जो भी मुख्य जो फसलें हैं उनके पीछे मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। अभी हम 23 क्रॉप्स के लिए तो बताते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होता है सिर्फ 3 में, है ना। वो गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसी में इम्प्लीमेंट होता है, बाकी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ना। तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ना। और वो सारी क्रॉप्स के लिए हो। नहीं तो अभी क्या है कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई ये 3, तो लोग ज़्यादा ये उपजाते हैं। तो पंजाब में जैसे पैडी उगाते हैं, जबकि पैडी वहाँ नहीं लगाना चाहिए। महाराष्ट्र में गन्ना उगाते हैं, जबकि वहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो अगर सब क्रॉप्स की प्रॉफिटेबिलिटी बराबर होगी तो जो जिस एरिया का मौसम है उसके अनुसार हम क्रॉप लगाएंगे। तो कहीं तिलहन ज़्यादा होगा, तो कहीं कपास ज़्यादा होगा, तो कहीं आप समझिए कि दालें ज़्यादा होंगी। अभी तो जहाँ पे दालों का होना चाहिए वहाँ पे भी हम गन्ना लगा दे रहे हैं, या जो और क्रॉप्स ऐसी है जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इससे पर्यावरण का भी नुकसान है, और इससे क्या है कि इन चीज़ों की जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट को फिर स्टॉक होल्डिंग करना पड़ रहा है, उससे सरकार का खर्चा बढ़ जा रहा है। तो अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप का दे देंगे तो उसमें फिर क्या है कि कोई भी लोगों का जो रुचि का जो विषय है फसलों को लेकर वो बढ़ जाएगा, वो सही दिशा में आ जाएगा कि जो वहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुसार क्रॉप होगा, तो पर्यावरण को फायदा होगा, इतना स्टॉक नहीं होगा। दूसरी चीज़ के साथ जो जुड़ी है कि जो वहाँ पे वर्कर हैं उनको एक लिविंग वेज मिलना चाहिए। जब लिविंग वेज मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो खाने पीने की डिमांड बढ़ जाएगी। जब वो डिमांड बढ़ जाएगी तो अपने आप ही जो प्राइस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चला जाएगा। तो अभी तो क्या है, क्योंकि डिमांड कम है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे हो जाता है, तो उसके लिए जब फार्मर को परेशानी होती है। तो एक ऑटोमेटिक वो होगा कि जब वर्कर की डिमांड और जो कृषि में जो लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप ही दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर जाएंगे। सरकार को हस्तक्षेप इसलिए करना पड़ेगा कि उसको एक फूड सिक्योरिटी के लिए एक मिनिमम स्टॉक होल्डिंग चाहिए। तो इसलिए ये जब कृषि में होगा तो उससे कृषि का मार्केट तेज होगा अपने आप, और दाम अपने आप तेज होंगे। डिमांड जो है वो लोअर सेगमेंट से माइक्रो सेक्टर में जो वर्कर है, जो कृषि में वर्कर है, जो किसान है, जब ये सब की आमदनी सही हो जाएगी तो डिमांड अपने आप अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगेगी।
मैंने सरकारी हस्तक्षेप के साथ जो है वो प्रमुखता से सरकारी तौर पर ध्यान दिए जाने की ज्यादा हाँ। जरूरत है इससे। हाँ हाँ क्योंकि जैसा आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है सर, इससे तो किसानों की रुचि जो है वो इस तरफ से हटती चली जाएगी। हाँ। और खासतौर से मझोले और जो छोटे किसान हैं हाँ। वो तो उनके सामने तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देने तो की। इसमें ये भी है कि जो कॉन्शियसनेस है, जी जो समझ है किसानों की, हाँ। वो भी बदलनी होगी। वो आज समझते हैं कि हम ज़्यादा मजदूरी दे देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ। तो उनको ये समझना चाहिए कि जब हम ज़्यादा आमदनी इनको देंगे तो हमारे खाने पीने की वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी और हमारे दाम बढ़ जाएंगे। आज क्योंकि डिमांड कम है इसलिए हमारे खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम हो जाते हैं। तो डिमांड जब होगी अपने आप तो फिर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उससे दाम ऊपर ही हो जाएगा, तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो ये एक साझा हो जाए, वर्कर्स को लिविंग वेज मिले और फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, तो किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, वर्कर्स की भी आमदनी बढ़ेगी और एक अच्छा सर्किट क्रिएट हो जाएगा जिसमें सब म्यूचुअली सपोर्ट करते हुए आपस में ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आमदनी करेंगे। बेशक इसमें एक पहलू इस ढंग का भी है सर कि सरकार की जो रुचि है इस तरफ, जो ध्यान है इस तरफ ज़्यादा दिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी कि मिट्टी का कल्चर कराएं, वहाँ पर कौन सी फसल जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव साबित होने वाली है उसके लिए प्रेरित करें किसानों को। ये सब ज़्यादा मैंने तो उसको एक्सटेंशन सर्विसेज वगैरह बोलते हैं जी। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सटेंशन सर्विसेज के साथ मतलब प्रचार हो। फिर जैसे कि सुविधाएं हैं कि मतलब सॉइल टेस्टिंग है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, किस तरह की खाद चाहिए। फिर वेदर पैटर्न है कि वेदर पैटर्न में अगर बारिश देर से हुई तो कौन सा हमें फसल बोनी चाहिए, बारिश ज़्यादा हो गई तो क्या, अगर फसल खराब हो गई तो और क्या हम कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सटेंशन सर्विसेज जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट दें किसानों को, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके समाधान निकलेगा।